नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग सवाल ववाल लगा रहे हैं कि नहीं? आप लोग सवाल ववाल लगाइए। देखिए, बिना सवाल लगाए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। आप लोग सवाल लगाया करिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़े क्या थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जिसमें हम टोटल गुणनखंड की संख्या ज्ञात किए थे। उसके अलावा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात किए थे और विषम गुणनखंडों की भी संख्या ज्ञात किए थे। चलिए एक बात हम क्लियर कर दें, शायद हमें लग रहा कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो उसको हम क्लियर कर दें क्योंकि वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात किए थे 12, हम पहली क्लास में इस मतलब गुणनखंड की पहली क्लास में जब पढ़े थे तो हम आपसे कहे थे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। इसके बाद लास्ट वाली क्लास में अभी जो रिसेंट में जो पढ़े तो उसमें हम पढ़े थे कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, उसमें टोटल गुणनखंड ज्ञात करना था। तो आपसे हम एक बात बताए थे कि कोई भी भाज्य संख्या है तो वह दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से ही बनती है। जब आपसे हम यहाँ अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकलवाए थे, इसका मतलब ये था कि उस संख्या में यानी इस संख्या को बनाने के लिए कितनी संख्याएं सम्मिलित हैं जो कि अभाज्य हैं। चलिए इस पे हम थोड़ा एक बार फिर बात करते हैं। जैसे कि इस हो जाएगा 2 की घाते 2 यानी 3 की घाते 1, 2 दूनी 4 3 12। अब हम आपसे अगर कहें इसको बनाने में कितनी अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हैं तो आप कहेंगे कि 2 2 बार है और 3 1 बार है, तो यानी टोटल 3 अभाज्य संख्याएं इसको बनाने में सम्मिलित हैं। कल वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात कर रहे थे, तो उसमें हम आपको बता रहे थे टोटल कितने थे। हम ये बता रहे थे टोटल कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 6 12। हम कहें कि इसके टोटल गुणनखंड 12 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये इन सब से मिल के बनी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था। गुणनखंड का मतलब था, यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो आप ये समझिए कि हमको उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिनसे मिलकर ये संख्या बनी है। लेकिन अगर सिर्फ गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में अगर ये स्पेसिफाइड ना करे का भाज्य हमको निकालना है तो वो गुणनखंड मतलब ये संख्याएं हमको निकालनी है जो इस संख्या को काट दें। इस संख्या से कटने वाली मतलब काटने वाली काफ़ी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, ये संभावित वे संख्याएं हैं जो इसे काट सकती हैं। इसका मतलब ये आप ना समझिए कि इन सब का गुणा करने के बाद 12 प्राप्त होगा, नहीं। सबका गुणा करने के बाद 12 नहीं प्राप्त होगा, बल्कि हम यहाँ बताए थे कि इन सब के गुणा से 12 प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ये वे संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती हैं। तो जो संख्याएं किसी संख्याएं को काट सकती हैं वे संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। तो ये टोटल गुणनखंड है, यानी कि ये कितनी गुणनखंड है, यानी टोटल गुणनखंड है कि जो इसको काट सकती हैं। तो अब शायद आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे कि अगर गुणनखंड की बात कर रहा है तो आप समझेंगे कि उस हमको वे संख्याएं ढूंढनी है जिस संख्या से इस दी हुई संख्या कट जाए। तो ऐसी काफ़ी संख्याएं शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर हमको ये ज्ञात करना होगा कि यह संख्या किन किन संख्याओं से मिलके बनी है तो हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड को अलग रखिए कि वे संख्याएं अभाज्य गुणनखंड वाली संख्याएं मिलकर वे संख्याएं बनाती हैं। लेकिन अगर गुणनखंड की बात करें तो आप ये समझिए कि हमको वे सारी संख्याएं ढूंढनी है जिससे दी गई संख्या बराबर कट जाए, ठीक है। ये बात हो गई। तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए थे, गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिए थे, उसमें सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिए थे, विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिए थे। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक आज का है गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जैसे अभी आप निकाल रहे थे, जैसे अभी यहाँ हम निकाले हैं कि यहाँ इधर इसके 12 के 6 गुणनखंड है। तो आपसे हम डायरेक्ट पूछ लें कि 12 के गुणनखंडों का योग कितना है, या फिर अभी तो आप यहाँ से सीधे सीधे काउंट कर लेंगे, कोई बड़ी संख्या है तो वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ अगर कह दे आपसे जैसे 500 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, तो आप 500 को टोटल गुणनखंड लिखेंगे, इसके बाद इसका उसको जोड़ेंगे तो कहीं आप निकाल पाएंगे। चलिए वो तो एक बेसिक रूल है, मतलब आप कैसे भी करके पहुँच ही जाएंगे वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप आसानी से थोड़ा और जल्दी पहुँच सकते हैं उस स्थान पर जहाँ आपसे पूछा जाए। तो हम बात करते हैं आज गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। चलिए इसी पे हम बात करेंगे, गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी संख्या से ही, जैसे कि अभी हम 12 लिए ही थे तो हम 12 से ही स्टार्ट करते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं सब रिवाइज हो रहा है हर एक क्लास में, तो इसमें भी पीछे की चीज़ें रिवाइज होंगी। तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं
तो हमारा उनसे यही पहली सलाह रहेगी कि आप पिछली वीडियो देख लें, उसको देखने के बाद ये देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी थोड़ा सा ज़रूर इसमें रिवाइज होगा, लेकिन जितना डिटेल वहाँ आप समझ पाएंगे शायद यहाँ ना समझ पाएँ पीछे की चीज़ें। बाकी जो आज की वो तो समझ में आएगी ही। चलिए हमारा सिंपल सा रूल है, हमको ज्ञात क्या करना है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने से पहले हमको तो ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना गुणनखंड कौन कौन है या गुणनखंड कितने हैं। तो चलिए हमारा वही नियम चलेगा, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 यानी कि 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 2 1 3, 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें टोटल गुणनखंड कितने होंगे। चलिए हम अगर लिख सकते हैं, टोटल फैक्टर नहीं लेकिन चलेगा, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि जो संख्याएं मतलब संख्या की जो घातें दी रहती हैं उन सभी में एक एक ऐड करके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ इसकी घात 2 है, इसमें हम एक ऐड करेंगे, इसके बाद इसकी घात 1 है, इसमें एक ऐड करेंगे, तो हो जाएगा टोटल 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी कि इसके टोटल 6 गुणनखंड है। ये तो हमको नहीं ज्ञात करना, हमको ज्ञात क्या करना है कि गुणनखंडों का योग क्या है। तो गुणनखंडों का योग निकालने से पहले हमको ये तो जानना पड़ेगा ना गुणनखंड कौन कौन है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। चलिए वो भी हम आपको बताए थे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए आप उसको निकालिए कौन कौन है या नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं गुणनखंडों का योग क्या है। चलिए अब उसको हम बताए थे कि अगर कोई संख्या, यहाँ अभी कल हम बताया था अगर कोई संख्या 2 की पावर 2 से कट रही है, इसका मतलब वह 2 की पावर 0 से भी और 2 की पावर 1 से भी कटेगी। तो फिर हम वही पुराना रूल लेकर चलेंगे, इसको हम पूरा शुरू से लिख लेंगे, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे 3 की पावर 1 को, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी पावर रहेगी वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, अब हमारा रूल क्या है, योग ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों का योग। ठीक है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए अब हमको देखिए, कल भी हम लोग यहाँ तक ये सब चीज़ें किए थे, लेकिन आज आपको क्या करना है कि आपको इन सब के बीच में प्लस लगा देना है। जैसे यहाँ प्लस, अब यहाँ प्लस, अब सबको इन सब के मान को जोड़ के आपस में गुणा कर लेना है। चलिए जैसे 2 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 का मान हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 का मान हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ है 1, इसका मान 1 होगा, इसका मान 3 होगा। अब जोड़िए 4 2 6 1 7, 7 गुणे 3 1 4 बराबर 28। तो यानी कि इसके टोटल गुणनखंडों का योग 28 आ गया। तो आप यकीन कर लीजिए, तो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं तो हम उसको दिखा रहे हैं। जैसे हम बोले थे 12 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, 5 नहीं होगा सॉरी 6 और इसके बाद 12, ये टोटल 12 के गुणनखंड हैं। जोड़िए 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28, हो गया ना 28। यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालें 28, तो वही चीज़ है, यहाँ निकाले हम डायरेक्ट 28, वहाँ हम ये निकाले हैं अलग अलग लिख के। तो लेकिन ये तो सिर्फ 12 था तो हम अलग अलग लिख के जान सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए, 1000 में आ जाए, 10,000 में आ जाए, लाख में आ जाए, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको यही मेथड फॉलो करना है, क्योंकि आसान पड़ेगा इसके तुलना में। ठीक है, और चलिए फिर एक क्वेश्चन, हम 1-2 क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे इसमें भी सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। चलिए तो इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए हम ले रहे हैं जैसे 360, अब 360 को हम ले रहे हैं, अगर हम कहें इसमें गुणनखंडों का योग में गुणनखंडों का योग आपको गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने से पहले हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि कौन कौन गुणनखंड हो सकते हैं। चलिए फिर वहाँ हम चलते हैं, तो पहले इसको तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुणे 6,
छः छः 36 360। चलिए इसके बाद भी हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिए जैसे तोड़ रहे हैं हम, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में आया था 15 चौको 60 और 15 4 को हम अलग अलग पार्ट में कर दिए। जैसे 4 को हम कर दिए 2 गुणे 2 और 15 को कर दिए 3 गुणे 5। ठीक है, हो गया 15 चौको 60। इसके बाद यहाँ हम करेंगे 2 तिहाई 6। अब आप समान संख्याओं को एक साथ कर लीजिए, जैसे हम बताए थे क्लास में, ये 2 हैं और यहाँ 1 है, तो बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3। इसके बाद 3 अकेला है, नहीं 3 ये है 3 इधर, 3 की पावर 2 और 5 अकेला है। ठीक है, 5 की पावर 1। अब ये आ गया अभाज्य गुणनखंड में, हम इसको तोड़ लें क्योंकि ये संख्या भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, क्योंकि जो भी हमको आधार रहता है उसको अभाज्य में ही करना होता। अगर अभाज्य में नहीं करना होता तो हम 6 गुणे 6 गुणे 10 भी कर सकते थे, तो भी आ सकता था, 6 2 बार आ जाता, 6 का स्क्वायर लिख देते। लेकिन नहीं, हमको अभाज्य में सबको तोड़ना, तो सबसे पहले हम उसको सबसे छोटी संख्या में तोड़ेंगे जो अपने या एक के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ लिए। अगर हमको यहीं अगर पूछ लेता कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो हम सीधे से इनके घातों को जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि गुणनखंडों का योग, यानी कि टोटल गुणनखंड, सारे के सारे गुणनखंड जितने संभव हो सकते हैं इस संख्या के लिए। तो इस संख्या के लिए संभव गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? हम बोले थे जब टोटल गुणनखंड पूछे तो सब घातों में एक करके, यानी कि इसके बाद एक ऐड करके इस और फिर आपस में गुणा कर लीजिए। अब क्या था, 3 था उसमें एक ऐड किए, 2 था उसमें एक ऐड किए, 1 था एक ऐड किए। ठीक है, ये हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2, कितना हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24। इसके टोटल 24 गुणनखंड होंगे। ठीक है, लेकिन ये हम निकाले हैं कि गुणनखंड कितने हैं, हमको ये नहीं निकालना था। अब हम इसको निकालेंगे नहीं अगले क्वेश्चन में, हम बस आपको पिछला प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप लोग जो पीछे का था उसको भी एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे यहीं से, यहाँ आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा काम क्या है, अब हम यही इसको विस्तार करेंगे कि जो 2 की पावर 3 है, हम इसको स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से 3 तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो संख्या 2 की पावर 3 से कटेगी वो 2 की पावर 0 से भी, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से भी कटेगी। चलिए वही हम फिर रूल अपना लाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं 2 की पावर 0 धन 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 धन 2 की पावर 3, एक ब्रैकेट में करिए। दूसरे ब्रैकेट में 3 वाला देखिए, 3 की पावर 0 धन 3 की पावर 1 धन 3 की पावर 2। ठीक है, 5 वाले में पहुँचिए, 5 की पावर 0 धन 5 की पावर 1। ये हो गया हमारा उसका विस्तारित रूप, जो हमको घात दी है। हमको ये चेक करना है कि कितनी संख्याएं कर, अभी इनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे क्या है कि ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। यहाँ देखिए, यहाँ हम कर सकते हैं 4 गुणे, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 3, ये कितनी संख्या है, 1 2 2, तो 4 3 12 दूनी 24। फिर देखिए हमको 24 मिल गया कि इसमें 24 गुणनखंड शामिल, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हम बस आपको दिखा रहे थे कि इन्हीं से हमको सब कुछ मिलेगा। तो अब हम बस डायरेक्ट ज्ञात करेंगे कि गुणनखंडों का योग क्या है। अब इसका मान लिखिए, क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8। ठीक है, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9। इसके बाद 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान 5। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। ठीक, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 9 3 12, 12 1 13, गुणे 5 1 6। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसको जोड़िए, 15 छक्का 90, 90 गुणे 13, यहाँ पर 13 9 117, 13 9 117। ये देखिए इनका योग हो गया, इसको सही से लिख दें। क्या है, 15 छक्का 90 और 13, एक शून्य उतारेंगे, फिर 13 9 117। ये हो गया टोटल 360 के जितने भी गुणनखंड हो उन सब का योग। अगर आप एक बार समझ सकते हैं तो एक थोड़ा सा आइडिया हम आपको देना चाह रहे हैं कि कैसे 360 आ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि 360 में
खुद 360 के गुणनखंड में खुद 360 भी शामिल होगा। इसके बाद 180 भी इसमें शामिल होगा। अगर हम सिर्फ दो चीज़ों को ही जोड़ रहे हैं, जैसे 8 6 14, 3 1 4 5, 540, तो यही मतलब दो गुणनखंडों को योग से ही हो रहा है। इसी तरह आगे भी जितने गुणनखंड होंगे, जैसे 90 भी हो जाएगा और भी हो सकता है। तो ये जान लीजिए, इसी तरह सबको जोड़ेंगे तो हम 1170 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया गुणनखंडों का योग ज्ञात किए। अगर हम इसी में बात करें, चलिए इसी में नहीं बात करें, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एक अभी ज्ञात करेंगे कि गुणनखंड, तो गुणनखंडों का योग तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अब ज्ञात करेंगे कि सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। 24 ले रहे हैं ताकि आप लोग इसको मतलब खुद करके देख भी सकें। अगर विस्तार करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 24 को लेते हैं, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 तिरिक 24। ठीक है, 2 की घाते 3 8 हो गया और 3 की घाते 1 24 हो गया। अब हम आपसे कहें ना, अब हम अभाज्य गुणनखंड नहीं ज्ञात करेंगे, गुणनखंडों की संख्या नहीं ज्ञात करेंगे, हम सीधे योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए गुणनखंडों का योग अब हम सीधे सीधे लिखेंगे, क्योंकि अब तक हम पिछला जो पढ़ाए थे उसको साथ में रिवाइज भी कर रहे थे क्वेश्चन में। गुणनखंडों का योग, देखिए इसमें कुछ भी करेंगे हैं तो हमारा सबसे मेन फोकस यही होना चाहिए कि इसको हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है ही, मतलब बिना तोड़े हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ लिए। अब हम आपको बताए थे कि जो पावर है, जितनी की जिसकी पावर है, उसको हम 0 से स्टार्ट करके वहाँ तक ले जाएंगे। जैसे अब हम बात करते हैं 2 की पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और ऐड करते जाएंगे। 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 धन 2 की पावर 3। इसके बाद 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 1 तक इसको ले जाएंगे। चलिए अब इसका हम मान लिखेंगे 1 2 धन 4 धन 8। ये क्या होगा, 1 धन 3। तो 1 2 3 4 3 7 8 7 15। ठीक है, 15 गुणे इसके बाद 3 1 4 बराबर 60, यानी इसके टोटल गुणनखंडों का योग 60 आ रहा है। चलिए एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसके बाद 12 हो सकता है, 24 हो सकता है। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड आएंगे, ऐसे भी 4 4 दूनी 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, कौन छूट गया, 1 2 3 4 6 8 छूट गया। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के लिख देते हैं। 8 8 क्योंकि 8 3 24 होता है ना, 8 12 और 24 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 हो गए। अब आप इसको जोड़िए कि आठों का जो ये है इनका योग 60 आ रहा है कि नहीं। 24 12 36, 36 6 42, 42 2 44, 44 6 50, 50 54, 54 3 57, 57 2 59 61। इसका भी योग 60 आ गया। ठीक है, आप फिर से जोड़ लीजिए, जोड़ रहे हैं 24 और 12 36 और 36 6 42, 42 2 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 57 2 59, 59 61। तो इसका भी योग हमको 60 मिल गया। ठीक है, तो ये रहा योग। अब हम बात करेंगे कि सम गुणनखंडों का योग क्या है। चलिए सम गुणनखंडों का योग हम निकालते हैं। तो सम गुणनखंडों के योग में आपको क्या करना है, सब कुछ ऐसे लिखना। चलिए एक बार हम लिख के बता दे रहे हैं। सम गुणनखंडों का योग, आपको सब कुछ वैसे ही लिखना है।
जैसे 2 की पावर 0 धन 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 धन 2 की पावर 3। इसके बाद लिखना है 3 की पावर 0 धन 3 की पावर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमसे सम पूछेगा तो हम 2 की पावर 0 को यानी कि इसको हटा देंगे। अब 2 की पावर 0 को क्यों हटाएं हम, हमको वे घात में हटानी, उस घात में हटानी जो सम की घात हो। यानी 2 क्या था, 2 सम संख्या है। ठीक है, जो भी सम संख्या होगी, मतलब यहाँ तो अभी सिर्फ 2 है, एक ही सम संख्या है, इसके अलावा कोई और भी सम संख्या रहती तो हम उसकी घात हटा देते हैं, मतलब 0 वाली। तो यही है कि हम 0 वाली घात हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो बचता है उसका फिर हम जोड़ के गुणा कर लेंगे। जैसे अब हम जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 2 धन 4 धन 8, इसके बाद यहाँ हो गया 1 धन 3। अब क्या है, 2 4 6 8 6 14, इसके बाद 4 14 चौको 56, ये हो गया 56, इसका योग आया। यानी कि विषम का योग कहीं ना कहीं 4 ही तो आया होगा, तभी तो 60 टोटल था। चलिए इसमें हम देख लेते विषम कितनी है, एक ये विषम है, एक ये विषम, और आपको इस पूरी संख्या में कहीं विषम नहीं मिल रही है। यानी कि अगर हम 60 में से 3 1 4 को निकाल दे तो 56 आ जाएगा, इसका मतलब ये चीज़ सही आई है। और आप इससे ये भी निकाल सकते हैं कि विषम का योग क्या है, तो टोटल में से सम का योग हम घटा देंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम, विषम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, इसको हम क्या करेंगे, टोटल यानी कि कुल योग माइनस सम का योग। सम का योग मतलब सम गुणनखंडों का योग, सम का योग। अब टोटल कितना है, 60 है, सम का कितना है 56 बराबर 4। ठीक है, ये हो गया विषम के गुणनखंडों का योग। चलिए इसको तो आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सब कुछ वही है, यहाँ कुछ नहीं हम चेंज किए हैं। तब भी हम ये फैला कर दिखा रहे थे आपको लिख के, आज भी इसको हम विस्तार करके दिखा रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या करते थे, हम इसको विस्तार करते थे जानने के लिए कौन कौन संख्याएँ शामिल हैं। अब हम ये कर रहे हैं, उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ ले रहे हैं और जोड़ के आपस में गुणा कर ले रहे हैं, तो हमको योग मिल जा रहा है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसमें टोटल योग पूछा सही से जोड़ लेंगे। अगर हमसे कहीं पूछा सम गुणनखंडों का योग, तो जो सम की पावर वाला रहेगा, यानी कि यहाँ पर जैसे हम बात करें 2 की पावर 3 है, तो जो सम की घात वाला रहेगा उसमें जो पावर 0 रहेगी उसको हटा लेंगे और फिर उसी तरह जोड़ के हम गुणा कर लेंगे, तो निकल जाएगा सम के गुणनखंडों का योग निकल जाएगा। बाकी विषम की बात करेंगे, टोटल में से हम सम घटा लेंगे तो विषम हमको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं इसी तरह, ठीक है। इसके बाद उम्मीद करते हैं आप लोग इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, आपके सामने है, कोई तो अलग तो है नहीं, कुछ अलग हम कर रहे हैं, जो भी है सब आपके सामने है और कितना आसानी से सब कुछ हो जा रहा है। चलिए जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 500, ठीक है। अब हम आपसे कहें 500 का, पहले तो हमको चलिए हम क्वेश्चन क्या है, 500 के गुणनखंडों का योग, 500 के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, फिर समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग तथा विषम गुणनखंडों का योग बताइए। विषम गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हमको क्या क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले हमको निकालना है जो टोटल गुणनखंड होते हैं उसके उन सभी का योग। इसके बाद उसमें हमको सम गुणनखंडों का योग निकालना है, फिर विषम गुणनखंडों का योग निकालना है।
तो हमारा सबसे पहले बेसिक रूल यही चलेगा कि कोई भी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। चलिए इसको भी तोड़ें हम। तो 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है। सबसे पहले देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप डायरेक्ट पहली बार में सब कुछ जान सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 500 को हम अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको किसी भी पार्ट में तोड़िए ना। इसके बाद अगर किसी भी पार्ट में तोड़ेंगे, अगर वो पार्ट आपका अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूटा है तो अगला पार्ट उसको अभाज्य गुणनखंड में फिर से तोड़ लीजिए। तो वही तो हम कर रहे हैं ना। चलिए जैसे हम मान रहे हैं यहाँ हमारे दिमाग में आ रहा है 100 × 5, ठीक है। अब देख रहे हैं 5 तो एक अभाज्य गुणनखंड है लेकिन 100 नहीं है, तो इसको भी हम तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 दूनी 4, 4 इसके बाद क्या है 4 5 20, ठीक है, और 20 5 100। आप देख रहे हैं कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 100। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटा छोटा स्टेप उठाइए ना। आप धीरे अगर करेंगे तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको बताना था, समझाना था। यहाँ हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे तो ये हमारे लिए है, लेकिन आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फ़ायदा इससे होगा या आप हमारी बात को समझ सकें, आप उसको कर सकें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको किसी भी पार्ट में तोड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट को आप उसको अभाज्य गुणनखंडों में कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, अभी हम 100 × 5 किए तो 5 हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल गया था, लेकिन 100 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हम इसको और पार्ट में तोड़ लें, जैसे 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 100। अब ये संख्या जितनी भी संख्या यहाँ पर सब अभाज्य हैं, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या है 2 है कितनी बार 3, 2 बार, 2 है 2 बार। इसके बाद 5 क्या है 1 2 5 इधर है, 5 1 इधर है, यानी 5 3 बार है, ठीक है, 5 3 बार है। एक मिनट, चलिए अब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 2 2, 2 इधर है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 5 को देखिए 1 2 3, 5 की पावर 3। आप वैसे भी कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 5 5 की घात 3 का मान 125 होता है। 125 में आप 4 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 500, ठीक है। अब हम तोड़ लिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, चलिए इसको हम मिटा देना। आप इसको समझ चुके होंगे, ये तो हम बस आपको समझाने के लिए किए थे, लिखना हमको यही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे सभी गुणनखंडों का योग। चलिए ज्ञात करते हैं सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। इसको ज्ञात करने के लिए हम आपसे क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि जब हमको सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि उसमें गुणनखंड कितने हैं, वो हम निकाल लेंगे। ये अभी ये बात यहाँ नहीं है, अब आपको बस हम याद दिला रहे हैं कि आप यहीं से ये भी निकाल सकते हैं कि कितने गुणनखंड हैं इसके। इसमें एक ऐड करिए, इसमें एक ऐड करिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, निकल जाएंगे। लेकिन हमारा अब फोकस क्या रहेगा कि जो भी हमको डायरेक्ट निकालना है गुणनखंडों का योग। तो हम आपको बताएं ना कि यहाँ 2 की पावर 2 है, तो आप 0 से स्टार्ट कर 2 तक पहुँचिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसके बाद ये है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये हमको योग ज्ञात करना, तो सबके बीच में प्लस कर लीजिए। इसको हटाइए प्लस करिए, इसको हटाइए प्लस करिए, इसको हटाइए प्लस करिए, इसको हटाइए प्लस करिए, ठीक है। चलिए इसका मान हम लिख रहे हैं। इसका मान क्या होगा 1, इसका मान क्या होगा 2, इसका मान 4, इसका मान क्या होगा 1, फिर 5, 25, फिर 125, ठीक है, 125। चलिए हम फिर जोड़ते हैं इसको। ये क्या होगा 1 2 3 4 3 7, ठीक है। ये क्या होगा 125 और 25 हो गया 150, 155 156, ये टोटल हो गया 156। अब 156 में आप 7 से आप गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 6 42, 7 5 35 और 35 4 39, 7 एक कम 7 और 7 3 10, ठीक है।
1092 इसका आंसर आ गया। क्या है, आप देखिए जोड़िए, पहले हम बता रहे हैं ना, 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 155 156, इधर 4 2 6 1 7, 7 गुणा के 7 6 42, हासिल 4, 7 5 35, 35 4 39, 7 1 कम 7, 7 3 10, ये हो गया 1092। ये आ गया सभी गुणनखंडों का योग। अब हमको ज्ञात करना है इसके सम गुणनखंडों का योग। चलिए हम सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए थे कि ये जो रहता है 2 की पावर 0, इसको हम हटा देते हैं। अगर इसको हटा के हम लिख रहे हैं, अब देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 2 की पावर 0 हम हटा दिए यहाँ से। अब हम इस यानी कि 2 की पावर 0 हटाने का मतलब ये 1 हट गया। अब हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, वो भी किस में हटाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, हटाएंगे हम सम घात वाले, मतलब सम मतलब जो सम आधार रहेगा। जैसे 2 यहाँ सम है, 5 विषम है, अगर यहीं 4 रहता तो 4 को हम 4 की घात वाले को हटाते हैं, ठीक है। लेकिन संयोग से ऐसा होगा 4 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। जब भी सम में आएगा तो 2 ही आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा दिए तो लिखेंगे 2 धन 4, ये हो गया। इसके बाद ये ऐसे उतार लेंगे, 5 25 125। अब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, ये कितना था 156। चलिए गुणा करिए, 6 6 36, 6 25 30 3 33, और 6 1 कम 6 3 9, 936 से सब सम गुणनखंडों का योग आ गया। अगर हम विषम की बात करते हैं तब सीधे लिख देंगे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अब इसमें से आप घटा लीजिए, 1092 में से 936 घटा लीजिए, 12 में से 6 जा 6, 8 में से 5 जा 8 में से 3 जा 5, इसके बाद बचा यहाँ कितना, ठीक है बचा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, एक बचा है 156, ठीक है 156, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या 156 है, 156 देख लीजिए हो गया आपके सामने। यानी कि हम ज्ञात किए इसमें कि टोटल कितने गुणनखंड है, इसके बाद हम ज्ञात किए कि इस सम गुणनखंडों का योग कितना है, और टोटल गुणनखंडों का योग कितना, सम गुणनखंडों का योग कितना, विषम गुणनखंडों का योग कितना है, यही हमको निकालना भी था। देखिए ये है सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग तथा विषम गुणनखंडों का योग, हमको यही निकालना था और निकल भी गया। तो सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। अब आप एक आराम से सुन लीजिए रूल इसका क्या है। रूल ये है, जब भी आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो सबसे पहले आप गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उस संख्या को बनाने में कौन कौन संख्याएं शामिल हुई हैं, कितनी बार शामिल हुई हैं, वो टोटल हम गुणा करेंगे उन संख्याओं का तो वही संख्या हमको प्राप्त होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं गुणनखंड की तो हम ये नहीं कहते हैं कि इन संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद वो संख्या प्राप्त होगी, नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ संख्याओं का गुणा करके आपस में संख्या प्राप्त हो सकती है। यानी कि कैसे हो सकती है, चलिए इसको भी एक बार हम दिखा दे रहे हैं, इसके बाद ही आपको बोलते हैं। जैसे 12 वाला था, 12 को हम क्या लिए थे, 1 2 3 4 फिर 6 फिर 12। तो आप इसमें पता क्या करेंगे, ये लास्ट का गुणा करेंगे, ये हो गया इसका 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। तो इस तरह अगर आप काउंट करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये नियम है। अगर चाह रहे हैं उनका भी गुणनखंड गुणा करके हमको मिल जाए संख्या, तो आप अंतिम इसके बाद इस तरह जो संख्याएं आप गुणा करते जाएंगे तो संख्याएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है किसी में ये रूल फॉलो ना करे, लेकिन मैक्सिमम फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए वो बात वहाँ की है, लेकिन हम आपको बता रहे थे अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर क्या था। तो अभाज्य गुणनखंड वे हैं जो संख्या को बनाते हैं गुणा करके, लेकिन गुणनखंड हैं तो गुणनखंड हमको ये बताते हैं कि वे संख्याएं हैं कि जो इस दी गई संख्या को पूरी तरह काट देगी। उसमें कई संख्याएं शामिल हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि उन संख्याओं गुणा करके आने वाली ही संख्या रहे, उसमें ऐसी संख्या हो सकती है जो काफ़ी बड़ी है, स्वयं वो संख्या खुद भी हो सकती है उसके गुणनखंड में, ठीक है। अब हम बात किए हैं गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंडों का योग मतलब उसी तरह ज्ञात किए। सबसे पहले हम उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद हम एक रूल बताए थे, अगर कोई संख्या अपने बड़ी घात से कट रही है तो अपनी छोटी हुई घात से कटेगी। इसी रूल के आधार पे हम उस घात को पूरी विस्तार से लिख देंगे। विस्तार से लिखने के बाद उनको आपस में जोड़ के
फिर दूसरी जो घात रहती है उसको भी विस्तार से लेके आपस में जोड़ के इनको गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद हमको टोटल गुणनखंडों का योग मिल जाता है। इसके बाद अगर हमको सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना होता है तो जो सम की घात रहती है उसमें से हम जो पावर 0 होती है उसको हटा लेते हैं, ठीक है। उसको हटाने के बाद जो बचता है फिर आपस में उसी तरह हम जोड़ के गुणा कर लेते हैं, तो सम की घात का मतलब सम गुणनखंडों का योग निकल जाता है। इसके बाद जब हमको टोटल निकल गया, सम निकल गया, तो टोटल में से हम सम घटा देंगे तो हमको विषम गुणनखंडों का योग मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी में, ताकि आप लोग बस आप इतना डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अब इससे डिटेल क्या समझेंगे आप लोग। जो नियम था सब कुछ तो हम बता चुके हैं, अब इससे आगे कुछ और नियम है नहीं इसमें, तो आप क्या समझाएं इसमें। जो है आप बस इसी पे समझिए और लगाइए। और ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक। क्योंकि इससे बाहर तो कोई नियम है ही नहीं। हो सकता क्वेश्चन का टाइप बदल जाए, कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से घुमा के दे दें, लेकिन सारे के सारे नियम यही है, ठीक है। आप इससे ज़्यादा आप कुछ और नहीं जान सकते इसके बारे में गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम कोई और संख्या ले रहे हैं। चलिए हम मान लीजिए हम 300 लिए थे कि नहीं लिए थे ना। चलिए हम 300 को ले लेते हैं एक बार। ये है 300 को लिए थे कि नहीं, चलिए लिए हों या ना लिए, अब क्या कर सकते हैं। 150 ले रहे हैं, ठीक है। 150, एक मिनट। चलिए हम 150 को ले लेते हैं। अब 150 में हम लेने के बाद बात कर रहे हैं कि इसके सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो हमको 60 में लिखेंगे सभी गुणनखंडों का योग ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा इसमें है सम गुणनखंडों का योग, दूसरा क्वेश्चन। इसमें तीसरा क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम इसको अब निकालते हैं। आपसे बताए थे कि कोई भी स्टेप बढ़ने से पहले हमको यहीं से गुजरना होगा। उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लें। अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ेंगे, तो आप जान रहे हैं कि अभी हम आपसे बताएं कि अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी भी 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। तो 15 × 10 तो आप कर ही सकते हैं, 150 हो जाएगा। इसको तोड़िए 3 × 5, इसको तोड़िए 2 × 5, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 2 बार आया है। चलिए 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसको हम अब चलिए मिटा नहीं रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। अब क्या है, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 50 तिहाई 150। ये तो है, पता है गुणा, तो हो जाएगा 150। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग आपको क्या करना है, 2 की पावर 1 है तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, धन 2 की पावर 1 यहाँ तक जाएंगे। अब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, धन 3 की पावर 1 तक जाएंगे। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 2 तक यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको जोड़ रहे हैं, कितना होगा, 1 धन 2, ये क्या होगा 1 धन 3, ये क्या हो गया 1 धन 5 धन 25। जोड़िए 3 × 4 × 25 5 30 1 31, ठीक है। 25 5 30 1 31। अब गुणा कर लीजिए, यानी इसका गुणा हो जाएगा 4 तिहाई 12 × 31, 12 × 12, 12 तिहाई 36, 36 1 37, 372 इसका योग हो जाएगा सभी गुणनखंडों का 150 के। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। चलिए इसके बाद अगर हम सम गुणनखंडों का योग की बात करते हैं तो आप सब क्या बताए थे कि जो सम वाली मतलब आधार रहेगा, सम का आधार, तो उसकी पावर में हम 2 की पावर जो 0 लेते थे वो पावर 0 वाला छोड़ देंगे और बाकी सब वैसे ही जोड़ लेंगे। तो 2 की पावर 0 अगर हम छोड़ रहे हैं तो यही तो छूटेगा। तो ठीक, इसको सीधे लिखिए 2 × इसके बाद क्या बचा,
ये 4, इसके बाद ये बचा 31, ठीक है। 4 दूनी 8 गुणे 31 क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24। अब विषम गुणनखंडों का योग हमको ज्ञात करना है। विषम गुणनखंडों का योग, योग बराबर, अब 372 में से आप 248 घटा लीजिए। 372 248, 12 में से 8 या 4, 6 में से 4 दिया 2, 3 में से 2 या 1, ठीक है। 124 आ गया ए। तो इस तरह से निकलता है गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ समझ चुके हैं कि इसमें अब देखिए सारे के सारे टॉपिक से कंप्लीट हो गए हैं। टॉपिक क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। इसके बाद हमको टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। इसके बाद हमको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। आज हम पढ़ें कि सभी गुणनखंडों का योग पढ़ें, इसके बाद सम गुणनखंडों का योग पढ़ें और विषम गुणनखंडों का योग पढ़ें। तो जितनी टॉपिक थी लगभग मैक्सिमम टॉपिक इसकी कवर हो चुकी है। अब बस आप लोग इस पर सवाल लगाइए और प्रैक्टिस करिए। आप लोग सवाल लगाएंगे तो सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बहुत ही सिंपल। इतने सिंपल वे में हम आपको समझाए हैं कि शायद ही अब आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और समझ में आ गया तो आप लोग इस पर खूब सवाल लगाइए। बिना सवाल के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। सिर्फ समझ लेने से आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि हाँ हम बाद में कर ही सकते हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में नियम भी भूल जाएंगे। और एक सलाह आपको और ज़रूर देंगे कि अगर हम देखें यहाँ पर हम आपको नियम बताते हैं तो नियम हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे आने वाली क्लास में हम नियम भी कुछ लिख दिया करेंगे। हम जो बोलते हैं ना उसको आप लिख लिया करिए कि नियम कैसे, इस तरह से हमको क्या क्या स्टेप करना है, ठीक है। क्योंकि नियम जानेंगे तो कभी भी आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप तुरंत नियम देखेंगे और उसके बाद सवाल लगाना चालू कर देंगे। तो आप समझते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे क्वेश्चन। तो आप लोग करते रहिए और सब कुछ अच्छे से हो भी जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।